है वी आर इन उत्तराखंड। हम इस समय उत्तराखंड में हैं, हरिद्वार में हैं। देवभूमि बोलिए इसे, द होलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बोलिए, अलग अलग नाम से ये सिटी जानी जाती है। लेकिन मेरे साथ आज एक नहीं, दो बड़े नेता हैं और दोनों हैं आम आदमी पार्टी के। एक है कर्नल कोठियाल। कर्नल साहब आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में ना कि सिर्फ चेहरा है बल्कि एक ऐसा नाम है जिनको कि ना चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो ऑपोजिशन हो, यानी जितने भी लोग आम आदमी पार्टी के विपक्ष में है वो भी इन पे पर्सनली अटैक नहीं कर पाते हैं। तो अटैक किस पे करते हैं वो भी व्यक्ति है हमारे साथ। वी हैव विद अस द आम आदमी पार्टी सीनियर मोस्ट लीडर अरविंद केजरीवाल एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर। नमस्कार अरविंद जी। अरविंद जी, हम हैं इस समय उत्तराखंड में, तो मैं स्टार्ट उत्तराखंड से करता हूं। कर्नल साहब यहां बैठे हैं। आम लोगों से मैं आता हूं बिल्कुल बॉर्डर से, बिजनौर से। वो मेरा पैतृक गांव है बिजनौर नजीबाबाद। तो अगर उत्तराखंड आना होता तो वहां से होके आना होता। तो वहां के लोग भी कहते हैं, यहां के लोग भी कहते हैं कि देखिए कर्नल साहब को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। कर्नल साहब का ऐसा इम्पेकेबल रिकॉर्ड है, तो अटैक करना है तो ये आदमी है। और आजकल जैसी लैंग्वेज चल रही है उसको ठोको। अरविंद जी, वो बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं, उनके नेता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनको करने तो अपने को क्या, अपने को तो जनता से मतलब है। हमें तो जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का विश्वास मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है। नेताओं से अपने को क्या लेना देना है। हम दोनों को राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। स्कूल बनवाने हो, अस्पताल बनवाने हो, पानी बिजली ठीक करना हो, कॉन्टैक्ट अरविंद केजरीवाल। राजनीति करनी हो, कॉन्टैक्ट दोज पीपल। क्या बात कर रहे हैं आप? बिना राजनीति करे अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से, कर्नल साहब नॉट एज अ पॉलिटिशियन, अरविंद केजरीवाल मुझे याद है सर, रामलीला मैदान से वो कंक्रीट का बड़ा स्लैब वहां से खड़े होके, और आज हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू गेट द स्पेस ऑफ द ऑपोजिशन। मतलब विपक्ष कहीं भी हो, कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल इज अ पावर टू रेकन विद। आज पूरे देश में अकेली हमारी पार्टी है जो जनता के मुद्दों की बात कर रही है। बाकी सारी पार्टियां गाली गलौज कर रही हैं। क्लीशे नहीं लगता सर? नहीं, आप मेरे को एक पार्टी बता दो पूरे देश में जो ये कहे कि मैं स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। किसी नेता का ये स्टेटमेंट दिखा दो। बीजेपी कहती है कि हम रैलीज में यही कहते हैं अरविंद जी, हम यही कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि मैंने दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बनाए, यहां भी स्कूल और अस्पताल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कौन नेता है आज स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क के नाम पे वोट मांग रहा है? केवल हम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं हम दिल्ली में करके आए हैं, यहां भी कर देंगे। उनको वोट दोगे, ढांचा यूं ही चलता रहेगा, ऐसे ही ढर्रा चलता रहेगा, ऐसे जैसे चल रहा है, लूट चलती रहेगी। हमें वोट दोगे, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फ्री में इलाज करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, बिजली फ्री में देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे। आम आदमी को तो यही चाहिए। सुनने में इट साउंड्स फैबुलस। मतलब ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स 20 साल आगे चली गई, 30 साल आगे। लेकिन कर्नल साहब, उत्तराखंड में तो पहाड़ी इलाका है, बिजली हो, सड़क हो, डेवलपमेंट हो। लोग कहते हैं कई गांव ऐसे हैं जो भी आज तक कुछ पहुंचा ही नहीं है वहां तक। तो वहां पे अगर अरविंद का ये वादा चला गया तो फिर जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। ऐसी जिम्मेवारी तो हर इंसान जो उत्तराखंड में वो लेना चाहता है। अगर हम बोलें कि पहाड़ के जो गांव हैं उनमें ये सुविधाएं आ जाएं तो खाली पहाड़ी लोग नहीं, बाकी जो नीचे रहने वाले लोग हैं ना, वो भी पहाड़ में आना चाहेंगे। और ऐसी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, जनता का हक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधी जनता है, सीधे लोग हैं, सिंपल लोग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन तो उनको क्या ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए? ये तो हमें लेकर के जाना चाहिए। ये तो सरकार का नैतिकता है सरकार की कि किस प्रकार से वो जनता जो उन्हें चूज करके ला रही है उन तक चीज़ें पहुँचाई जाए। और ये दुख की बात है कि 75 साल में इन पार्टियां गांव-गांव में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल नहीं पहुंचा पाए। हमने 7 साल में कर दिया, दिल्ली में 5 साल में कर दिया, दिल्ली में ये 70 साल में नहीं कर पाए। हरिद्वार में हॉस्पिटल नहीं है क्या आज हम जहाँ हैं? देहरादून में हॉस्पिटल नहीं है क्या? स्कूल नहीं है? देहरादून के स्कूल्स तो अरविंद जी, दून स्कूल, कौन कौन से स्कूल इतने पॉपुलर है? कितनी फीस है वहां पे? आप भी अपने बच्चे को नहीं भेज सकते जबकि आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। आम आदमी कहाँ भेजेगा? आम आदमी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। और सरकारी स्कूल की हालत आप पूछ लो, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, खंडर बने हुए हैं उत्तराखंड के सरकारी स्कूल। वहीं असली जनता पढ़ती है, वहीं असली लोग अपने बच्चों को भेजते हैं।
70 साल में अगर इनसे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हुए, सरकारी स्कूल नहीं बना पाए, अगर 70 साल में ये सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरियों का बुरा हाल है, स्कूलों का स्कूल खंडर बने पड़े हैं, दवाइयां मिलती नहीं है, मशीनें खराब पड़ी है अस्पतालों के अंदर, वो ठीक हम ही कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकती। हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास ये नीयत है। हरीश रावत कहते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल को राजनीति आती है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, लेकिन कर्नल साहब को वो ले आए हैं। और जब हम कर्नल साहब अलग से बात कर रहे थे, मैंने कहा भी कि आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाता पर्सनली। सब कहते हैं नहीं भाई कर्नल साहब हैं, 2-2 गोलियां हैं अंदर, कैसे आप मतलब अटैक करें। पॉलिटिकली अच्छा नहीं साउंड करता है अरविंद जी कि आप एक कर्नल साहब जैसे मतलब इमेज के आदमी पे जो सर्जिकल स्ट्राइक पे कहां आपका जो इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। तो वो कहते हैं भाई डिलीवरी नहीं, राजनीति और फौज 2 अलग अलग चीजें हैं। फौज डिसिप्लिन से चलती है, राजनीति में आपको राजनीति करनी पड़ती है, जो कर्नल साहब नहीं कर पाएंगे। केदारनाथ इतना बड़ा डिजास्टर था, अगर राजनीति होती तो मेरे को तो नहीं लगता है केदारनाथ बन सकता। अगर राजनीति ही चले तो यूथ फाउंडेशन जैसी संस्थाएं, जहाँ से कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेने के बाद 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बच्चे फौज में भर्ती हो रहे हैं, ये राजनीति से नहीं चलते जो ये लोग चला रहे हैं, ये चलते हैं लीडरशिप से। हमें लीडरशिप आती है, उसी लीडरशिप को हम लेके चल रहे हैं। इनकी परिभाषा इनकी रहने देते हैं, हमें उससे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। हम तो अपनी परिभाषा लेके चलेंगे जो हमें सीखी है, जो हमें आती है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कर्नल साहब तो आप तो हमारे आदमी थे, अरविंद आपको छीन के ले गए। मैं ना पॉइंट ब्लैंक बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई आप तो हमारे आदमी थे, अरविंद हमको मतलब अरविंद आपको छीन के लगे, पता नहीं क्या गुट्टी बिलाई है। दोनों पार्टी ने हमको अप्रोच करा, जब उन्होंने हमारे काम करने के तरीके देखे तो उनको लगा कि शायद ये हमारे साथ आकर आएगा तो हमारी पार्टी अच्छी होगी, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन उनके काम करने के तरीके मेरे को पसंद नहीं आए। कहते हैं ना उठक बैठक जो होती है, सुबह सुबह अगर आप सूर्य के सामने उठक बैठक करो तो शरीर भी स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आप दिल्ली में जाकर के 15-15 दिन तक आकाओं के सामने उठक बैठक कर रहे हो तो क्या ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए अजय कोठियाल को? हमें तो वो पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जो उत्तराखंड के मुद्दों पे को दिल्ली जैसी जगह में साबित कर चुकी है। यहाँ नहीं जाना पड़ता आपको अरविंद जी मनीष जी के पास? मैं 2 बार गया हूँ दिल्ली, ये 7 बार यहाँ पे आए हैं, आप समझ जाएंगे। धामी जी 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, कोटियाल साहब केवल 2 बार पिछले 6 महीने में दिल्ली आए हैं। अभी तो खटीमा में है धामी, वैसे तो वहीं बैठे रहते हैं दिल्ली। अच्छा। इनकी पार्टी तो वहीं से चलती है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी, मैं इनका सुन रहा था। कोटियाल साहब ने जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, केदारनाथ पूरा ध्वस्त हो गया था, उसका पूरा पुनर्निर्माण इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी टीम लेके गए थे, लोगों को लगता था पता नहीं वापस उसी ग्लोरी में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये अपनी पूरी टीम लेके गए थे और इन लोगों ने वहाँ पे उसका पुनर्निर्माण किया। यूथ फाउंडेशन करके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक संस्था खोली, 10,000 बच्चों को इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने पैसे से ट्रेनिंग देके फौज में भर्ती कराया। वहाँ अगर पॉलिटिक्स आ गई होती तो ना तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण होता और ना बच्चों को नौकरी मिलती। जहाँ जहाँ गंदी पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ काम नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमें अस्पताल ठीक करने आते हैं, हमें केदारनाथ का पुनर्निर्माण करना आता है, बच्चों को नौकरी देना। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि केदारनाथ तो सरकार ने किया। केदारनाथ जब हुआ सर, उसके 4 दिन के बाद हम मीडिया वाले थे, मैं और मेरे एक और साथी एक और ऑर्गेनाइजेशन के, हम लोग 4 लोग ऊपर फंस गए थे। तो वो हालत हमने देखी है। वो हालत मतलब सड़क नहीं थी, नदी थी, टिन है, टिन डालो, चढ़ो, ऊपर करो मंदिर तक पहुंचने के लिए। चॉपर तो हमें मतलब उतार के चला गया, बोला कि 1 घंटे में कवर करो, हमको 8 घंटे लगे थे पहुंचने में। बात ही नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि हमने किया है, तो कर्नल कोठियाल कहते हैं उन्होंने किया। ये क्या सिस्टम है सर? हम तो सुनते हैं कि आजकल तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने करा है, ये भी बात चलती है। सरकार ने प्रधानमंत्री पॉइंट ये नहीं होता है, पॉइंट होता है कि सरकार के जो असली डिपार्टमेंट थे जिन्होंने करना था जी, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे। PWD हो गई, सिंचाई विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया। 1 साल तक जब आपदा आई कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे। जब कहीं ऐसा लगा कि कोशिश तो करनी चाहिए तो तब हम भी तो सरकार के हिस्सा थे, हम NIM के प्रिंसिपल थे। पर NIM का टास्क नहीं होता ये वाले काम करना, वो तो हमारी कुछ खासियत देगी तब जा करके हमको भेजा। हम तो इंजीनियर भी नहीं है, इन्फेंट्री वाले हैं। इन्फेंट्री वाले को तो गोली चलाना सिखाया जाता है, ब्रिज लॉन्चिंग थोड़ी आती है। लेकिन वहाँ सीख करके हमने 24 घंटे में ब्रिज लॉन्च करे। तो अब उसमें क्लेम कोई भी करते, हम ये बोलते ही नहीं है कि हमने क्लेम करा है, लेकिन ये है कि जनता तो हमको बोलेगा फौजी, हम ही को बोलती है, किसी सरकार की किसी को नहीं बोलती। उत्तराखंड में भोले का फौजी, हाँ मैंने सुना भोले का फौजी, केदारनाथ से आपको जोड़ा। देखिए आम जनता को लेके कर्नल साहब कोई डाउट नहीं, लेकिन तब भी
Arvind ji, if he's so popular, if he's so good, everything is right with your party, then why in any of these opinion polls, wherever it may be, you are nowhere in the reckoning in this state at least? जो भी नई पार्टी आती है ना, उसका वोट शेयर एसेस करना बड़ा मुश्किल होता है. Okay. मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ. 2012 में हमारी पार्टी बनी, 2013 में दिसंबर में हम दिल्ली का चुनाव लड़े जी. एक महीना पहले नवंबर में जितने भी ओपिनियन पोल आए, पता नहीं आपने कराया था कि मुझे नहीं, याद है उस समय हमें 6% वोट दे रहे थे. 5.5, 6, 7, 5.5, 6, 7 है ना. और 8 दिसंबर को चुनाव था. नवंबर में हमें 6% वोट दे रहे थे, वोट शेयर, और कह रहे थे इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाएगी, जीतेगा नहीं, जमानत बच जाएगी केजरीवाल की, बाकी सबकी जमानत जब्त. 28 सीट आई और सरकार बन गई. तो नई पार्टी का वोट शेयर एसेस करना बड़ा मुश्किल होता है. मैं समझता हूं कि आज उत्तराखंड वासी, कोई भी उत्तराखंड का व्यक्ति है, उसके मन में पहला क्वेश्चन ही आएगा कि मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं, वो अब क्या करेगी. कांग्रेस का तो कोई एजेंडा ही नहीं है इस बार. मैं बीजेपी को वोट क्यों दूं, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का तो कोई एजेंडा ही नहीं है. आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे कर देंगे, गांव-गांव में स्कूल बना देंगे, हम तुम्हारे स्वास्थ्य सेवाएं जो 70 साल में पहाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाई, हर गांव के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाएं ले जाएंगे, आपके परिवार का फ्री में इलाज करेंगे, हम आपकी बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, हम आपकी महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, जितने रिटायर्ड फौजी हैं सबको सरकार में नौकरी दें. इतना बड़ा एजेंडा सोच समझ के केवल आम आदमी पार्टी तो बात कर रही है ना, उनके परिवार के बारे में, उनके भले के बारे में, और तो कोई बात ही नहीं कर रहा. अरविंद जी, आपने कह दिया कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं चले, मैं मान सकता हूं दे आर टू टसल्ड अप विद इन द फर्स्ट फैमिली कि वाड्रा है कि गांधी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई हम तो मतलब एजेंडा की बात कर रहे हैं. उनके अलग अलग मुख्यमंत्री आके, कभी मध्य प्रदेश वाले आके, एजेंडा नहीं है, उनके पास मुख्यमंत्री बहुत सारे हैं. तो बिना जनता के सपोर्ट के मुख्यमंत्री तो नहीं बनते. अब आने वाले 5 साल में वो हर 6 महीने में एक नया मुख्यमंत्री देंगे. और अरविंद जी, बिना जनता के सपोर्ट के मुख्यमंत्री तो नहीं बनते, तो आप खुद जानते हैं, आप खुद सीएम हैं. वो तो 5 साल मिले उन्हें. अब अगला 5 साल हम जनता को यही कह रहे हैं कि 10 साल आपने बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया उत्तराखंड का, और 5 साल दे लो, ऐसे ही चलेगा ढर्रा, यूं ही चलेगा. ये तो कुछ करने वाले नहीं है. आम आदमी पार्टी को एक मौका दे के देख लो. नए लोग हैं, नई पार्टी है, नया चेहरा है, नए कैंडिडेट हैं, नई सोच है, नए आइडियाज हैं, हो सकता है कुछ भला हो जाए. ट्राई करके देख लो. ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है. अगर काम अच्छा नहीं करे, अगली बार उठा के फेंक देना. ट्राई करके देख ले. आपने कहा कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है, मैं नहीं करता हूं. अभी पिछले 24 घंटे में जितना ट्रैक्शन आपके ट्वीट्स को मिल रहा है, कर्नल साहब, हम जिस थोड़ा सा मैं थोड़ा रूट चेंज कर रहा हूं, जितना ट्रैक्शन अरविंद जी आपके ट्वीट्स को मिल रहा है, आपके कमेंट्स को मिल रहा है. अभी हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तो एक व्यक्ति वहां टकराया, आपको याद हो, तो उसने भी कहा ट्वीट चल रहा है सर, बहुत पॉपुलर हो रहा है ट्वीट आपका और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. और वो कहते हैं कुछ, तो आपने उन्हीं की भाषा में रिप्लाई किया है. और उन प्रधानमंत्री जी ने जो कमेंट किया था, स्टार्ट तो प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, और ये कहा अरविंद जी कि दिल्ली की गलियों में लाउड स्पीकर लगा के, मेगाफोन लगा के ये बोला गया कि जाओ यहां से. तो मेरा ये कहना है, मैं हूं, प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, हम लोगों को जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है, हमें एक जिम्मेदारी दी है, हम लोग जिम्मेदार पोजीशन पे हैं. हम लोग आपस में इस किस्म की तू मैं करें, ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता. हम लोग आरोप प्रत्यारोप करें, ये शोभा नहीं देता. हम लोग आपस में गाली गलौज करें, तू मैं करें, ये ठीक बात नहीं है. मेरे से मैं ये कर नहीं सकता. उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए कल, उनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी था. अगर जवाब नहीं देता तो आप लोग कहते केजरीवाल ने कबूल कर लिया अपना आरोप. तो मेरे लिए एक बार जवाब देना जरूरी था. मैंने जो जवाब देना था कल दे दिया. मेरे लिए मामला यहाँ खत्म है. इसके ऊपर मैं अब और कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा. आप नहीं करेंगे, लेकिन अब आप देखिए, अब हर चीज में तो आप मीडिया को आप कोसते हैं. अभी आपने कोस दिया, फिर आप कहते हैं कि अरविंद ने कुछ नहीं. द लैंग्वेज इज सो अमेजिंग दोनों तरफ. उन्होंने कहा सुनो केजरीवाल, आपने कहा सुनो योगी. जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करा रही थी, आप कहते हैं आप तो रहने ही दो. जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी. सो द वर्ड टू वर्ड, अगर उन्होंने एक डिग लिया है तो आपने 2 डिग लिए हैं. तो उनको उनका जो उन्होंने कहा था उसका उनको मैंने जवाब दे दिया. अब इसके ऊपर मुझे और कुछ नहीं कहना. ठीक है, बट इज इट
an indication that Arvind Kejriwal has also, मतलब जो आप कहते थे अलग है, इन्हीं के रंग में रंग है, सबके रंग में आप भी आप उन्हीं जैसे पॉलिटिशियन। पर आप हमारे ऊपर झूठे आरोप तो नहीं लगा सकते। आप कहोगे केजरीवाल चोरी करता है तो उसका जवाब तो दूंगा मैं, जैसी भाषा में आप बोलोगे वैसे ही वापस मिलेगा। नहीं, क्योंकि अभी भी देखो जी, इज्जत देने से मिलती है, इज्जत दो इज्जत लो। ये तो पुरानी, आप अगर इस किस्म का आरोप दिल्ली के लोगों पे लगाओगे तो दिल्ली के लोगों से आपको इसी किस्म का वो वापस मिलेगा। लेकिन मुझे अब इसके ऊपर और कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। जो उन्होंने कहा उसका मैंने एक बार जवाब दे दिया, बस यहाँ बात खत्म। अब वापस हम अपने एजेंडा पे आ जाते हैं, स्कूल, बिजली, अस्पताल, पानी, सड़क। और प्रधानमंत्री के कमेंट पे उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल गलत बोला था। मैंने लिखा, प्रधानमंत्री जी आपको शोभा नहीं देता, इस तरह से झूठ नहीं बोलते, बस खत्म। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? गलत बोला था कल उन्होंने, झूठ बोला था, बस इतना ही। बस मुझे और इस पे टिक्का टिप्पणी उन्होंने क्या कहा, मुझे और आगे नहीं बढ़ना। ओके अरविंद जी, आप कहते हैं उत्तराखंड में ट्राई करो, नया है ये। इट्स नॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, इट इज नॉट अ न्यू शर्ट, एक नई शर्ट, एक नई कमीज। आपके पास 3 ऑप्शन है। हाँ जी। एक बीजेपी कांग्रेस है जनता के पास उत्तराखंड में। हाँ, बिल्कुल जनता के हर एक स्टेट में 3 ऑप्शन है। एक बीजेपी कांग्रेस है, भ्रष्ट है, लूट लिया। 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड पे इन दोनों ने मिलके। 72,000 करोड़ का कर्जा, बताओ पता नहीं क्या करा इन्होंने, कहां पैसा खर्च करा जी। 72,000 करोड़ रुपए कम थोड़ी होते हैं, बहुत होते हैं। कहां पैसा खर्च करा? पूरे उत्तराखंड में 21 साल में एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई सड़क नहीं। पैसा खर्चा कहां करा इन्होंने? सारा लूट के ले गए इन्होंने स्विस बैंकों में, और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं इन लोगों ने। एक एक नेता, एक उत्तराखंड का लड़का मिला, बोला जी इनसे ये पूछो, नेताओं से, एक एक नेता से, बीजेपी कांग्रेस को बोला जी इनसे ये पूछो, भाई साहब अपनी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके बताओ जरा कितनी है। बोला ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना इन्होंने कमा रखा है, इनको खुद ही याद, इनको खुद ही याद नहीं है। ये बंद करेंगे, इस लूट को बंद करेंगे, और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली में करके दिखाया है। ये जो पैसा स्विस बैंकों की तरफ जा रहा है, ये सारा पैसा जनता की तरफ जाया करेगा। मैं इसलिए आपको रोक रहा था कि इज इट जस्ट शूट एंड स्कूट? क्या ये सिर्फ बोल के और निकल जाने वाली बात है? क्योंकि सबसे बड़ा एलिगेशन अरविंद जी ये होता है, जब आप दिल्ली में भी जब आप कमेंट करते हो, बोलते हैं आपने कहा कि वो लोग चोरी करते हैं। जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था सर, सिर्फ 30 सेकंड। वो ये कहते हैं कि अरविंद जी को बोलने की कला आती है। कर्नल साहब वो कहते हैं कि अरविंद जी को बोलने की कला में मात देना आसान नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अरविंद जी आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो तो तू गलत चलता रहेगा। आप उनको बोलिए, आपने बोला स्कूल नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो बोलते हैं लो मैं लिस्ट दे रहा हूं। अभी आपने ये बोला, अभी मैं इसको ऑन एयर करूंगा, वहां से लिस्ट आ जाएगी, 15 कॉलेज, 15 ये, 15 वो। तो आप इधर से उधर, जनता को ये लगता है कि इट इज जस्ट तू मैं फाइट, और कुछ नहीं। दिक्कत ये है, ढाक के 3 पाँच जिसे कहते हैं, कहावत है, वो हो जाता है। वो कहते हैं अरविंद जी दिल्ली में गलत कर रहे हैं, वो कहते हैं आपके दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक 10 है मेरे पास। मतलब उनके जो एलिगेशन है, बीजेपी मनोज तिवारी उनका, वो हर तीसरे दिन पहुंच जाते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक पे। वो कहते हैं देखो ये वाला बंद है, ये वाला बंद है। वो कहते हैं अभी आपने कोई नई लिकर पॉलिसी लाए, आजकल वो चढ़ा हुआ है, बड़े बड़े मंत्री आके वहां पे धरना दे रहे हैं। तो वो मतलब काउंटर एलिगेशन करते हैं। सो दिस इज एलिगेशन वर्सेस काउंटर एलिगेशन। मैं आपको एक टेस्ट देता हूं जी प्लीज। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं। हाँ बहुत रहते ना, है ना। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हर परिवार में कोई ना कोई आप किसी को रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाला दिल्ली जरूर रहता है। आप दिल्ली में फोन कर, ये नेताओं के वो मत करो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, मैं 4 चीज बोलूंगा, वो भी 4 चीज बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा जी। आप दिल्ली में किसी भी यार, दोस्त, रिश्तेदार को फोन करके पूछ लो, और उससे पूछो भाई केजरीवाल सही काम कर रहा है, खुश हो? अगर वो कहे कि केजरीवाल सही काम नहीं कर रहा, मेरे को वोट मत देना उत्तराखंड में। इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी बड़ी बात और कोई पार्टी वाला बोल सकता है? नहीं, बट इतना कॉन्फिडेंस है। मैंने दिल्ली के चुनाव के पहले बोला था, दिल्ली के लोगों को ऐलान किया था कि अगर आपको लगता है 5 साल में मैंने काम नहीं किया, मेरे को वोट मत देना। जनता ने 62 सीट दे दी, इसका मतलब काम किया। अब मैं उत्तराखंड के लोगों को, मैं गोवा में भी कह के आया हूं,
दिल्ली में अपने रिश्तेदारों को फोन कर लेना, दोस्तों को फोन कर लेना, पूछना भाई केजरीवाल के काम से खुश हो। वो कहे नहीं केजरीवाल ने सही काम नहीं करा, वोट मत देना मेरे को उत्तराखंड में। और अगर कहे सही काम किया, नेताओं को भूल जाओ, फिर वोट दे देना, यहां भी दे देना, यहां भी ठीक कर देंगे। क्या कांग्रेस कह सकते हैं कि राजस्थान में फोन करके पूछ लो कि सही काम किया कि नहीं किया? क्या बीजेपी कह सकती है मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो सही काम किया? बीजेपी तो कहती है यूपी में करो। बीजेपी तो कहती है, बीजेपी का तो यही फोन करके मुझे सारे बैठे हैं इनसे पूछ लो अच्छा काम करा कि नहीं करा। कर्नल साहब, आपकी चॉइस अरविंद जी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कर्नल साहब को चॉइस किया। हमने कर्नल साहब को चुना। हाँ, अभी आपने भी सर्टिफिकेट दिया, सारे पार्टी वाले कह रहे हैं यार, सारे कहते हैं, सारे कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सारे कहते हैं आदमी तो अच्छा चुना। वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी से ले आया। हरीश रावत के बारे में कहते हैं कि आदमी तो अच्छा चुना, पर वो जड़ के नेता धामी साहब के बारे में कहते हैं कि भाई आदमी तो अच्छा चुना। पर वो कहते हैं हमारे वाले को सारे कहते हैं भाई आदमी तो सही चुना। अब आदमी सही चुना, इतने सारे काम कर दिए इन्होंने, जब ये राजनीति में नहीं थे तभी इतने काम कर दिए। एक मौका तो दो इस बंदे को, थोड़ी ताकत आएगी। इसने 10,000 बच्चों को नौकरी दिलाई जब इसके पास कोई पावर नहीं थी। अपनी जेब से पैसे खर्च करके इसके पास पावर आ गई तो 10 लाख बच्चों को नौकरी दिला देगा ये। अरविंद जी, उत्तराखंड में आपने बोल दिया, सब बोल रहे हैं, ठीक है, एक मौका दो। पंजाब, यूर ऑन द वर्ज, जितने भी आप अभी मतलब ओपिनियन पोल्स को कर रहे थे 6%, 7%, वही सारे अभी A to Z सारे कह रहे हैं आपकी सरकार आ रही है। क्लोज है मार्जिन, बट लेकिन आपकी सरकार आ रही है। आपका अपना क्या कहता है अरविंद जी? मैं समझ रहा हूं कि पंजाब के अंदर भी वही हालत है। पुरानी पार्टियों ने पंजाब को लूटने में, पंजाब के लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के गली गली में मैं गया हूँ, पंजाब के कोने कोने में गया, वहाँ पे हर आदमी चाहे कितना ही रिमोट हो 3 बातें कहता है। अरविंद जी आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए जी, पंजाब में भी कर देना। अरविंद जी आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए जी, पंजाब में भी कर देना। आपने वहाँ बिजली ठीक कर दी, बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। ये 3 बातें जो है ये पंजाब के कोने कोने में पहुंच चुकी है। उम्मीद अब आम आदमी पार्टी से ही है। वहां भी हमने एक कट्टर ईमानदार भगवंत मान दिया है। भगवंत मान पहले अगला सवाल, भगवंत मान आर्टिस्ट था, बिल्कुल थे। 2012 में उसने आर्टिस्ट्री अपनी वो छोड़ के और राजनीति में आ गया। तब तक उसकी जितनी जमा पूंजी थी, 2012 में चुनाव लड़ा, फिर 2014 में लड़ा, उससे कम हो गई, 2017 में लड़ा और कम हो गई, 2019 में लड़ा और कम हो गई। आज उसके पास जितनी संपत्ति है वो 2012 से भी कम है। और ये लोग चुनाव हारने के बाद भी इनकी संपत्तियां बढ़ती रहती हैं। पता नहीं कहां से लाते हैं ये पैसा, क्या जादू कर रखा इन्होंने, हार के भी इनकी संपत्ति बढ़ती रहती है। अरविंद जी, आपने भगवंत नाम का नाम लिया, मैं थोड़ा उसे अलग एंगल से लेने वाला था। उनका, आपके जो विपक्षी हैं वहां, यहाँ पे जो उंगली भी नहीं छूता आपके चेहरे पे, आपके चुने हुए आदमी पे, वहां पे तो छोड़ते नहीं है। तो एक चीज है, अब पंजाब पे आते हैं, इनको तो दे देना भाई। सारे बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अच्छा आदमी है, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं अच्छा आदमी है। लेकिन तो आज इस चैनल के जरिए मैं बीजेपी और कांग्रेस के वोटरों से भी कहता हूं, एक मौका कोटियाल साहब को दे दो। देखिए अरविंद जी, उत्तराखंड ठीक करके आपकी जो कला है, देखिए अरविंद जी, आपकी जो बोलने की कला है उसका तो कोई तोड़ है नहीं, और काम करने की कला का तोड़ नहीं है। काम भी अच्छे करता हूं मैं, काम भी अच्छे करता हूं। बोलने की कला है उसको मैं मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी के 2 चॉइसेस हैं, एक तरफ कर्नल साहब बैठे हो, एक तरफ भगवंत मान बैठे हो आपके, है ना, आप ही की पार्टी के दोनों। तो इतना चॉइस ऑफ डिफरेंस कैसे? कहाँ है? ईमानदार आदमी है वो भी, बताओ उसमें कोई बेईमानी ढूंढ दो। ऑपोजिशन तो छोड़ती नहीं, ऑपोजिशन यहाँ उंगली लगाने को हालत नहीं, वहां तो कपड़े फाड़ने को तैयार है। क्या कह रहे हैं वो? वहां तो छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? वहां के तो चाहे आप उनके हैबिट्स की बात करें, चाहे आप उनके तरीकों की बात करें, चाहे आप उनकी पॉलिटिक्स की बात करें, वो कहते हैं आदमी गलत है बॉस, पूरा ऊपर से लेकर नीचे। क्या कहते हैं वो? काउंटर एलिगेशन क्या कहते हैं? हर चीज। क्या बताओ ना, जो आपने कहा अभी एग्जैक्टली वही कहते हैं। आप भी अपने मुंह से बोल दो थोड़ा। जो आपने कहा, आपने खुद कह दिया, आप उनके नेता हैं, आप उनके नेता हैं, आपने कह दिया, मेरा क्या बचा? सर आपने कह दिया। जिस दिन हमने उनका ऐलान किया उनके नाम का जी, चन्नी साहब ने 50 आदमियों की टीम लगाई। अच्छा। सुखबीर बादल ने 50 आदमियों की टीम लगाई। किस लिए? उन्होंने कहा भगवंत मान, 48 साल की उम्र है उसकी, भगवंत मान की। अच्छा। इसका कुछ निकालो, पिछले 7 जन्म छान मारो, कुछ निकालो, कुछ निकालो इसका भगवंत मान का, कुछ भी निकालो।
चन्नी साहब की टीम ने और सुखबीर बादल की टीम ने सारा छानने के बाद 3 पुराने कोई वीडियो मिले जिसमें उसने बेचारे ने कुछ दारू वारू पी रखी थी और झूम रहा था। बस ये मिला भगवंत मान के खिलाफ। तो भगवंत मान भी सुखबीर बादल से और चन्नी से सर्टिफिकेट लेके आया है कि आदमी तो कट्टर ईमानदार है। उनको भी कुछ नहीं मिला इसके खिलाफ। एक सबसे बड़ा जो एक एलिगेशन है अरविंद जी, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, वो ये कहते हैं देखिए दिल्ली में आपने अपना मॉडल सेट किया, पंजाब में यूर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग टू पावर, उत्तराखंड गोवा में आप ट्राई कर रहे हैं, यूपी में आप हैं नहीं, ना के बराबर है। बहरहाल जिस तरह की लड़ाई हो रही थी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, मुझे लग रहा था ये इन्हीं के बीच में फाइट हो रही है क्या, लेकिन ऐसा तो कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की टीम भी हो, बीजेपी कहती है आप कांग्रेस की टीम भी हो, आप 2 बार दिल्ली में जीत चुके हो, उसके बाद भी वो ये कहते हैं उसकी टीम भी। मैं टीम भी के चक्कर में आपने एक तो दोनों पार्टियों से निवेदन करूंगा साथ बैठ के तय कर लें कि किसकी टीम बी है, किसकी टीम ए हम। ए बी सी, ए सबसे अच्छा होता है, बी उससे खराब होता है, सी सबसे खराब होता है। ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड। ए सबसे अच्छा होता है, बी उससे खराब होता है, सी सबसे खराब होता है। ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। सबसे अच्छी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। मैंने कहा ना आपके बोलने की कला तो बस अभी से थोड़ी हम तो रामलीला मैदान से देख रहे हैं अरविंद जी। बट कर्नल साहब हैं नहीं सर, इनसे बड़े बड़े नेता सीख रहे हैं, लेकिन मेरा दिक्कत सिर्फ ये है कि जो काउंटर एलिगेशन और जो एलिगेशन की फाइट है वो यहीं पे रुक जाती है। अरविंद जी कुछ बोलेंगे, वहां से 1 घंटे के अंदर बीजेपी का रिएक्शन आएगा, आधे घंटे के अंदर हरीश रावत का आप पे रिएक्शन आ जाएगा। सो जनता को ये लगता है कि अरविंद जी ने बोला, उसका काउंटर वहां से हो गया, उसको लगता है यार ये उसको गलत बोल रहा है, वो उसको झूठा बोल रहा है, वो उसको झूठा बोल रहा है। असलियत है क्या कर्नल साहब? लेकिन अरविंद जी तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, वो इनके खिलाफ बोलते हैं, वो इनके खिलाफ बोलते हैं। सर प्रैक्टिस है उनको दिल्ली में। सबसे बड़ी खासियत तो उनकी ये है ना कि उन्होंने ग्राउंड पे काम करा है। जब ग्राउंड पे काम करा है तो वो खुलेआम बड़े तरीके से बोल सकते हैं, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें तो मेरे को दिख रहा है आप भी शांत बैठे हैं, ऐसा लग रहा है आप फौजी भाषा में सावधान में बैठे हैं आप भी। सर देखिए फौजी को तो कुछ बोल नहीं सकते, और आपको कर्नल साहब जैसे मैंने कहा यू हैव एन इम्पेकेबल रेपुटेशन सर, सो इट्स ऑलवेज टू लर्न फ्रॉम यू, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं सो आपको भी अब तैयार रहना पड़ेगा सर। जैसे उन्होंने कहा अरविंद जी की अगर मैं मान लूँ एक क्षण के लिए, तो सुखबीर बादल ने, चन्नी ने, किस ने 50-50 आदमी लगा दिए थे, तो यहाँ पे हरीश रावत ने रोका थोड़ी है किसी को। यहाँ भी हो सकता है लगे हों लोग पता कराने के लिए, ये पता करो, कहते ही है कि सही में कुछ किया भी था, पता करो गोली है भी कि सिर्फ बोलते हैं। तो इन चीज़ों की मेरे को क्या चिंता करनी है, मेरे को पता है कि मेरे एजेंडा किस प्रकार के हैं जी, मैं जानता हूँ। इनसे किसी ने पूछा कौन सा कि पता नहीं गोली है कि नहीं है, नहीं मैं मतलब मैं सिर्फ एक जनता नॉर्मल बात कर। इन्होंने जो जवाब दिया अभी, ये पता नहीं क्यों नहीं बोल क्यों नहीं, जिस दिन मैं बोल देता हूँ। हाँ पता है क्या है, अमृत तो अब मिलता नहीं है कि आदमी हमेशा अमर हो जाएगा जी, कभी ना कभी जाना है, हम भी कभी ना कभी जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जिस इलाके के हमें रहने वाले गढ़वाल में जी, जब आदमी जाता है तो उसकी बॉडी को ना हरिद्वार लाया जाता है, वही हरिद्वार जहाँ हम बैठे हुए हैं अब आज की तारीख में। हमें पता है एक लकड़ी की चिता बनेगी, उसके ऊपर हमें लिटाया जाएगा, उसके बाद आग लगाई जाएगी। हमारे तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे उत्तराखंड में वो कहीं हमारी चिता जला रहे होंगे। जब चिता जल रही होगी ना तो अचानक आवाज़ आएगी टन टन, 2 लोहे के टुकड़े जो आज तक हमारे साथ में हैं वो ज़मीन पे गिर रहे होंगे। तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी है। तो लोहे का टुकड़ा जो पाकिस्तानी लेकर के आया था उसको मैं इस पावन भूमि में छोड़ूंगा अपने शरीर से, मैंने बाहर भी नहीं निकाला है उसको। अरविंद जी इज टू हैप्पी। अरविंद जी कह रहे हैं ऐसा आदमी मेरे को एक और कहीं इधर उधर मिल जाए तो मैं एक और एक दो सरकार और बना लूंगा। अरविंद जी आपकी स्माइल बता रही है कि मेरे को ऐसा आदमी एक दो और मिल जाए। बट अरविंद जी डू यू फील दैट इट इज दैट इजी? पंजाब में आपके पास एक ऐसा था, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई, अरविंद केजरीवाल चुप रहे, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई, आए वापस ले लिए प्रधानमंत्री ने, मैंने देखा नहीं कि इस तरह का हो, प्रधानमंत्री ने आए माफी मांगी, प्रधानमंत्री ने कहा आई एम टेकिंग इट बैक, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप रहे। नहीं, मैं दिल्ली के चारों तरफ ये हो रहा था। हमने थ्रू आउट फार्मर्स का सपोर्ट किया, हमने वहां पे उनके लिए पानी का इंतजाम किया, हमने वहां पे उनके लिए खाने का इंतजाम किया। आज आप बोल रहे हैं अरविंद जी, लेकिन उस समय आप शांत थे। सारे फार्मर्स कह रहे हैं शांत कहाँ थे?
मैं खुद 3 बार गया था वहाँ पे, और ये मैं बड़ा frankly बड़ा कह रहा मुद्दा भी बड़ा बना था कि जब वो फार्मर्स दिल्ली की तरफ आ रहे थे शुरू में जी, तो केंद्र सरकार से हमारे पास फाइल आई थी हाँ, कि हमें ये 6 स्टेडियम जेल में कन्वर्ट करने हैं। अच्छा, केंद्र सरकार का प्लान था कि जब ये फार्मर्स दिल्ली में एंटर करेंगे तो इन सबको स्टेडियम में कैद कर देंगे, जैसे अन्ना आंदोलन के दौरान हमें कैद किया था। वो फाइल आई थी हमारे पास, हमने उन 6 स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने से मना कर दिया। ये तो काफ़ी चला था, काफ़ी बड़ा चला था, किसानों ने शुक्रिया अदा किया था हम लोगों का। उसके बाद हमने वहाँ पे लंगर लगाए थे, सारे एमएलएज की ड्यूटी लगती थी वहाँ पे खाना खिलाने के लिए, पानी का इंतजाम किया था, टॉयलेट का इंतजाम किया था, वहाँ पे सारा इंतजाम किया था हमने। तो अगर इतना अच्छा है अरविंद जी, तो फिर वेस्टर्न यूपी में आम आदमी पार्टी हर चीज चुनाव के साथ थोड़ी होती है। मैं अगर कहीं ये तो जाके कहा जा सेवा रहा था करके आऊं जी। और उसके बाद कहूं भाई अब मेरे को वोट दो, ये ठीक नहीं है। किसानों का प्रोटेस्ट इस देश का प्रोटेस्ट था, हर देश वासी ने उनको सपोर्ट किया, केवल केजरीवाल ने नहीं किया। और केजरीवाल ने वोट लेने के लिए नहीं किया कि अब मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, अब चुनाव के उसके बाद जाके मैं कहूंगा मैंने तुमको देखो सपोर्ट किया था, मेरे को वोट दो। वोट के लिए सब कुछ थोड़ी होता है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है वोट के लिए सब कुछ होता है, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है कर्नल साहब। ये मैं सही पहली कह बार रहा हो रहा है इस देश के अंदर कि एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं वोट वोट के के लिए लिए देश सब के लिए कुछ। काम करता हूं। एक एलिगेशन अरविंद जी आप पे लगाया जाता है, क्योंकि मैं ये सिर्फ भी ये देख देख रहा रहा हूं हूँ। कि आपके क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन तो बहुत है सर, मेरे को बोला गया है कि आपके पास टाइम कम है, आपकी फ्लाइट है। बट मैं ये कह रहा हूँ, एक एलिगेशन आपके ऊपर बीजेपी लगाती है और बहुत दमखम से लगाती है कि आपने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा हरिद्वार साइफन कर दिया। मतलब साइफन मींस आपने आम आदमी पार्टी के प्रमोशन में पंजाब में बहुत ज्यादा लगा दिया, थोड़ा बहुत उत्तराखंड लगा दिया, थोड़ा बहुत यूपी में भी आप ले गए। वो तीर्थ यात्रा जो भेज रहा हूँ, तीर्थ यात्रा में नहीं, वो कह रहे टैक्स पैसे आपकी एम्बुलेंसेज वहां पे पंजाब में पड़ी रहती हैं, बोलते हैं कि दिल्ली वालों का पैसा। अरविंद जी, एम्बुलेंस पंजाब में कौन सी? मुझे नहीं पता सर, एम्बुलेंस आपकी सरकार, आपकी एलिगेशन बीजेपी वाले लगाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। क्या है? वो ये कहते हैं कि Channi says he will sue you. Are you worried? Chief Minister Channi has called you a fraud after the raids in Punjab. He says कि ये सारी चीजें हो रही नहीं, ये इसका अगला है। मैं आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं दैट अरविंद केजरीवाल, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं, फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं, एमपीज कह रहे हैं कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रमोशन के लिए लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एम्बुलेंसेस पंजाब में घूम रही हैं, हमारे पास विजुअल प्रूफ है। ये एम्बुलेंस किसके पैसे से खरीदी है अरविंद जी? दिल्ली के टैक्स पेयर्स की। तो पंजाब में क्या कर रही है? देखो, पहली बात तो ये गलत है, दिल्ली की एम्बुलेंस पंजाब में नहीं जा सकती और ना जा रही। लेकिन फ्रैंकली अगर मेरे पास पैसा हो तो दिल्ली की एम्बुलेंस मैं सारे देश में भेज दूंगा। सेवा का काम कर रहे हैं यार, क्या गलत काम कर रहे हैं? अगर पंजाब के अंदर हमारी एम्बुलेंस जाती है, हरिद्वार में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, तो भलाई करके आती है लोगों का, गरीबों को, बेचारों को, बीमार आदमी को अस्पताल ही ले जाती होगी, लेकिन जा नहीं रही है। लेकिन अगर कभी मेरे पास इतना पैसा हुआ, मेरी चली, तो मैं पूरे देश में एम्बुलेंस कोने कोने में भेज दूंगा। पर दिल्ली में? दिल्ली में भी है, दिल्ली में बहुत है एम्बुलेंस। तो आप कह रहे हैं ये सब गलत है दिल्ली का? मेरे को तो ये दिल्ली समझ नहीं आ रही है ये क्या है। बीजेपी वाले शायद मुझे गाली देते देते उनकी गालियां भी खत्म हो गई। नहीं, वो तो ये कहते हैं that you are taking money from Delhi to fund your campaign. कैंपेन कैसे? एम्बुलेंस जाने से कैंपेन कैसे फंड? नहीं, एम्बुलेंस के आगे बढ़ते हैं ना, छोड़िए ना एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस से आगे बढ़ते हैं। कैसे हम कैंपेन कैसे फंड कर रहे हैं? अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, अपनी पार्टी के खर्चे पे आया हूँ बस। दिल्ली के टैक्स पेयर का सरकारी पैसा थोड़ी होता है। वो तो इलेक्शन कमीशन हमें पकड़ लेगा अगर हमने कोई गलत काम किए तो। भरोसा रखो इलेक्शन कमीशन पे। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे आप कह रहे हैं भरोसा, अच्छी बात है ना, क्योंकि आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उस पर कोई भरोसा रखती नहीं है, कहती है कि नहीं। आपको है ना इलेक्शन कमीशन पे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पता ये क्या बकवास कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या आरोप है। आप भी, मेरा सुझाव है ये सब आप मेरे से ये पूछो कि अरविंद जी आपने दिल्ली में स्कूल अच्छे कैसे किए, मैं आपको बताऊंगा पूरे देश के स्कूल कैसे अच्छे हो सकते हैं। आप मेरे से पूछो अरविंद जी आपने दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त कैसे किया, मैं आपको बताऊंगा कि तो दिल्ली इतना में बड़ा काउंटर है अरविंद जी, इतना बड़ा काम करके आए हैं। 70 साल में जो ये इतनी बड़ी पार्टियां इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं कर पाई, बिजली ये ठीक नहीं कर पाई, हमने 7 साल के अंदर करके दिखा दिया। बिजली का तो मैं ये सोच रहा था दैट आई विल कीप इट फॉर द लास्ट, बट मैं आता हूं अभी इस पे। एक कहे कि अरविंद केजरीवाल फ्रीबी गेम खेल रहे हैं, फ्रीबीज वाला गेम खेल रहे हैं कि हर चीज फ्री दे दो, हर चीज फ्री दे दो, इतना यूनिट फ्री दे दो, इतना यूनिट पानी फ्री दे दो। अगर मैंने एक सरकारी स्कूल ठीक कर दिया
शानदार कर दिया जी। उसमें गरीबों के बच्चे जाके पढ़ते हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई हो सकता है? बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री में क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को, वो कहते हैं फ्री में बिजली पढ़ाना, क्यों दे रहे हैं? फ्री में नहीं पढ़ा सर, वो कहते हैं आ रहा हूं मैं जी, उससे जी, भी। जी। मैं अस्पताल शानदार कर रहा हूं, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, वहां पे बिजली, दवाइयां, टेस्ट, इलाज, ऑपरेशन सब मुफ्त है गरीबों के लिए। इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई हो सकता है? फिर मैंने बिजली मुफ्त करी, दिल्ली में 200 यूनिट, यहां पे मैंने कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। कह रहे हैं केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों कर रहा है? वो अमित शाह जी गोवा गए, बोले केजरीवाल मुफ्त 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 कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी को सरकार से हर महीने कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? 4000 यूनिट। सारे पॉलिटिशियंस को मिलती है कम से कम 4000। आपको? आप भी तो सीएम हैं। इतने ही 3-4 हजार यूनिट मुफ्त आपको भी मिलती है। 3-4 हजार हाँ। सबको बराबर मिलती है। मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जनता के पैसे से मिलती है। मैं कह रहा हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो तो मिर्ची लगती है इनको। साउंड्स बहुत अच्छा। जनता के पैसे से जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, जनता के पैसे से नेताओं को फ्री बिजली मिलती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्री भी नहीं है, ये फ्री भी हो गया। ये क्या है भाई फ्री भी? विदेशों के अंदर इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, अमेरिका में, लंदन में इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। हम भी सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं। आपको लगता है दिल्ली जैसा हिंदुस्तान, मैं बताऊं ये सारी बारियां मेरे को गाली क्यों दे रही है? वो गाली इसलिए दे रही है, ये केजरीवाल ने बिजली फ्री बांट दी, सबका फ्री इलाज कर दिया, सबको फ्री शिक्षा दे दी, महिलाओं को 1000 रुपए दिए। इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा फिर यहाँ पे, ये सारा लूट के ले जाते हैं, वो सारा पैसा जनता में चला जाएगा। अरविंद जी, आपको सुन के अभी भी लगता नहीं है कि आप रामलीला मैदान से और अभी तक आपका पॉइंट वही है कि पैसा लूट के ले गए, पैसा लूट के ले गए, पैसा लूट के ले गए? एक्चुअली लूट रखा है। ऐश्वर्या, आप इनसे पूछना, दोनों पार्टी, आप तो बड़े नेता हो, सॉरी बड़े जर्नलिस्ट हो, दोनों इनके पास जाओगे, इनसे पूछना ये हिसाब दो, जनता हिसाब मांग रही है उत्तराखंड की कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा कैसे? तुमने करा क्या इसका? इस पैसे का करा क्या तुमने? 72,000 करोड़ में तो पता नहीं कितने स्कूल बन जाते, बम बम हो जाता उत्तराखंड, पता नहीं कितने अस्पताल बन बिल्कुल जाते। हो जाता बम बम। जो आप गया कहाँ ये पैसा? गया कहाँ ये पैसा? लेकिन अरविंद जी, गया कहाँ? वो तो कहते हैं सारा हिसाब है सरकार के हिस्से में, आओ बैठो जवाब दो। दिखाओ। एक तो हिंदुस्तान में तैयार होनी चाहिए। दिल्ली में एक पुल बना, अब वजीरपुर फ्लाईओवर, 325 करोड़ का बनना था। अच्छा, मैंने 200 करोड़ में कंप्लीट कर दिया, 125 करोड़ रुपए एक ही पुल में बचा लिए। उस पैसे से मैंने जनता की दवाइयां फ्री कर दी। अभी मैं गोवा गया, यहां भी बहुत एग्जाम्पल होंगे, मेरे को अभी पता नहीं है। गोवा गया, वहां पे एक ज्वारी ब्रिज है, पता चला वो 800 करोड़ का बनना था, 1600 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुके, अभी तक पूरा नहीं हुआ, बना नहीं है। बनते बनते वो 2400-2500 करोड़ का यहां जाता है ये पैसा, यहां जाता है ये पैसा। अब कहेंगे देखो कागजों में तो लिखा है 2500 करोड़ का। अरे जो 800 करोड़ का पुल बनना था वो 2500 में कैसे बना? इसका जवाब चाहिए ना जनता को। अरविंद जी, पुल बनाने में तो आप नितिन, आप अभी दिल्ली से आते हैं, मतलब हरिद्वार, कर्नल साहब दो ही बार गए हैं दिल्ली, लेकिन आप 7 बार आए हैं। आई डोंट नो वेदर यू टेकन द रोड रूट और नॉट। नितिन गडकरी तो कह रहे हैं मैंने तो पूरा जाल बिछा दिया हाईवेज का। बहुत अच्छा है, मैं तो उत्तराखंड का हिसाब मांग रहा हूँ। नहीं, उत्तराखंड के हिसाब पे मैं आता हूँ, दिस बिकॉज मेरे को बोला जा रहा है दैट योर टाइम इज लेस, आपको जाना है। जस्ट माय लास्ट 2 क्वेश्चंस। दिल्ली का मॉडल आप, मैंने देखा, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, आप कहते हैं एक ट्राई करो, दिल्ली में मैंने ये किया मैं कर दूंगा। इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, हर एक स्टेट का अपने एक अलग इश्यूज हैं, हर एक स्टेट की अपने एक अलग कंडीशन। आपको दिल्ली में अभी भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। आप कहते हैं कि हमारी गवर्नर से लगातार चलती रहती है, ऊपर नीचे तू मैं चलता रहता है। आप दिल्ली का फॉर्मूला रेप्लिकेट कैसे कर देंगे उत्तराखंड या फिर पंजाब? दिल्ली में इतनी कम पावर थी हमारी, लगभग पावर ही नहीं थी, उसके बावजूद इतना कर दिया। ये तो फुल स्टेट है, यहाँ इतनी पावर आ गई तो यहाँ तो पता नहीं चमत्कार हो जाएगा 5 साल के अंदर। और दूसरा, ऐश्वरी जी, कोई भी काम करने के लिए नीयत चाहिए। दिल्ली में भी जब हमारी सरकार बनी, हमें तो स्कूलों का कुछ पता ही नहीं था, हमें तो अस्पताल चलाने नहीं आते थे, हमें तो बिजली का भी नहीं पता था, हमारी नीयत साफ थी, हम देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जैसे ही सरकार बनी हमने काम करना जल्दी शुरू किया और इतना काम हो गया। उत्तराखंड में भी सरकार बनेगी, मैं मानता हूं आपकी बात, हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, लेकिन हमारी नीयत साफ है। जनता के साथ बैठेंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, यहाँ की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। हमें पैसा घर नहीं ले जाना, हमारे स्विस बैंक में अकाउंट नहीं है।
हमें प्रॉपर्टी नहीं बनानी, आज भी मेरी प्रॉपर्टी उतनी है। अरविंद जी, लेकिन आप खुद मतलब हरियाणा से आते हैं पैतृक तौर पे। पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, उत्तराखंड इज ऑल्सो इन अ वे बॉर्डर स्टेट। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी अपनी सेंसिटिविटीज हैं, ये बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। और पंजाब के उधर तो पाकिस्तान है, बिल्कुल बैठा हुआ है सरहद पे। वहाँ पे अगर जैसा हमने दिल्ली में देखा है, और ये एक बड़ा काउंटर है जो आपके बिल्कुल है ना, कि जैसे मैं कहूँ अंधे फैंस हैं जो अरविंद केजरीवाल से, जिनसे हम बात करते हैं, उन्होंने भी बीच में ये लगने लगा था 2-3 साल पहले कि अरविंद इज कंप्लेनिंग टू मच, अरविंद इज कंप्लेनिंग डेली ऑन अ डेली बेसिस। या तो आप आएंगे, या तो मनीष आएंगे, या फिर कोई और आएंगे, रोज कंप्लेंट होगी। कभी आप पीएम को बोलेंगे, कभी आप अमित शाह को बोलेंगे, कभी आप गवर्नर को बोलेंगे। अगर इस तरह का कंप्लेंट मॉड्यूल पंजाब में आ गया तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है, कैसे आज पंजाब के अंदर हालत ये है, 5 साल में, पहले कैप्टन साहब के टाइम में, अब चन्नी साहब के टाइम में, पिछले 3-4 महीने ही ले लेते हैं जब चन्नी साहब से जब से आए हैं, लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट हो चुका, 2 या 3 आरोप बेअदबी के लग चुके, दरबार साहब के अंदर बेअदबी की कोशिश की गई। क्यों? बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल। बरगाड़ी का जो बेअदबी का कांड हुआ था, अगर उस वक्त कैप्टन साहब जब आए थे, उन्होंने गुटका साहब की कसम खाई थी कि मैं 1 महीने के अंदर बरगाड़ी के दोषियों को सजा दूंगा। 5 साल हो गए, अभी तक नहीं दिया, ना चन्नी साहब ने दिया ना उन्होंने दिया। अगर उनके दोषियों को सजा दे दी होती, मास्टरमाइंड को, जो मास्टरमाइंड थे, आज किसी की हिम्मत नहीं होती दरबार साहब के अंदर घुस के और आप वादा करते हैं? करने की। बिल्कुल करेंगे, सख्त से सख्त सजा लेंगे, क्योंकि आपके अगर देखो अंत में फिर नीयत का सवाल है। पहली चीज, ये सारे ऊपर जितनी ये पार्टियों वाले बैठे हैं ना, ये दिखता है अलग अलग, ये सारे एक साथ हैं, ये एक ही परिवार है। बोलने में बहुत अच्छा। एक मिनट सुन लो, बताइए। ये सारे एक जैसे एक साथ हैं। इनकी सरकार आती है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सरकार आती है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। आप एक इमेजिन करके देखो, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, वो पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाएगा, क्या कहेगा? हाँ भाई, कितना कलेक्ट करके लाया? क्या बात कर? तू कितना कलेक्ट करके? यही होता है, कलेक्शन आती है पुलिस वालों की, थानों की कलेक्शन होती है। एक एसएचओ, थानेदार अगर मुख्यमंत्री को पैसे दे के अपनी पोस्टिंग कराएगा तो पैसा तो निकालेगा नीचे से। जब पैसा निकालेगा तो नशा ही बेचेगा वो, वहां पे अपराधियों को ही छोड़ेगा। और एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाएगा, कहेगा खबरदार अगर कोई नशा तुम्हारे इलाके में बिक गया तो। फिर एसएचओ की हिम्मत नहीं है जो नशा बेचने देगा। अरविंद जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार पार्टी सरकार होगी, अच्छी नीयत वाली सरकार होगी, ईमानदार पुलिस अफसरों की भर्ती करेगी, पुलिस अफसरों से पैसे नहीं खाएगी। अपने आप बॉर्डर स्टेट के अंदर देखो कैसे अमन शांति होती है, किसी की हिम्मत नहीं होगी नशा बेचने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी बेअदबी करने की। अरविंद जी, आपके वादों की बात आती है, योर टीम इज इंडिकेटिंग आई एम जस्ट अबाउट टू एंड। वादों की बात आती है कर्नल साहब, फौजी तो बिल्कुल उसूल के टाइट हैं। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने वादा किया, इसका मतलब कभी पूरा नहीं होगा, ये बात सोच लो। वो कहते हैं यमुना की बात, दिल्ली में एक वादा, मैं नाम लेके, वो तो मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। यमुना का वो कहते हैं कि वो बाइट निकाली है आपकी, अब ये नहीं बोल सकते मैंने बोला नहीं। क्या है, आजकल कैमरा है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है, आपको भी पता है, आपकी भी टीम करती है। तो उन्होंने आपकी कोई एक बाइट निकाली है, उसमें आप कह रहे हैं यमुना मैं साफ करके दूंगा, यमुना को मैं इतने समय में साफ करके दूंगा। अब जब आपसे दोबारा पूछा गया, आप कहते हैं मैं अब साफ करके दूंगा 25 तक या 24, जो आपका नया वादा है। तो वो कहते हैं देखो अरविंद केजरीवाल आते हैं, बोलना बहुत अच्छा आता है, वादे नए नए करते हैं, लेकिन हर बार जैसे ही वादे का टाइमलाइन खत्म होना है, नया वादा। हमने दिल्ली में कहा था हम बिजली के रेट आधे करेंगे, हाँ, हमने अपने वादे से बढ़ के बिजली मुफ्त कर दी। हमने कहा था हम स्कूल अच्छे करेंगे, दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए। हमने कहा था हम हर आदमी को मुफ्त इलाज देंगे, हमने मुफ्त इलाज दे दिया, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिया। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। यमुना के लिए हमने 2025 की डेडलाइन दी थी। आज भी मैंने 3-4 बार जगह जगह कहा, आज आपके चैनल पे भी करके जा रहा हूँ, 2025 तक अगर मैं यमुना साफ ना करूँ, 2025 में दिल्ली वाले मेरे को वोट ना दें। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, अगर ऑन रिकॉर्ड है, आप चला देना 2025 में जगह जगह कॉलोनी में चला देना। अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो, मेरे को वोट मत देना। और आज उत्तराखंड को के लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ, आपसे वादा करता हूँ 5 साल दे दो, आपके सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दूंगा, सारे सरकारी अस्पताल ठीक कर देंगे, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा देंगे। अगर ना पहुंचाएं तो अगली बार हमें वोट मत देना 2027 में। कर्नल साहब, लास्ट सवाल टू यू। कर्नल साहब, अरविंद ने बोल दिया कि ये सब हो जाए, प्रैक्टिकली उत्तराखंड में
जो उत्तराखंड की डाइवर्सिटी, उत्तराखंड के टेरेन को समझते हैं आप, यू थिंक इट इज डिलीवरेबल, या सिर्फ ये नेताओं के वादे हैं, दिल्ली से आए बड़े नेता हैं चले जाएंगे? आपको यहाँ रहना है, आपको फेस करना है। एक सेकंड मत देखिएगा, मतलब अपने राइट पे अरविंद इज स्माइलिंग टू लाउड, मत देखिएगा, आप बोलिए। नहीं, मैं तो आपकी स्माइल देख रहा हूँ सर उत्तराखंड में जो है यहाँ तो और आसान है करना। आसान है? दिल्ली में तो ज़मीन भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास नहीं है, कोई कानून जो पास होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी केंद्र का भेजा हुआ है। उत्तराखंड में देखो ज़मीन भी हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा है, गवर्नर भी हमारा है, और हमारी जनता जो है मतलब एक स्वाभिमानी जनता है। इसी जनता ने आंदोलन करके उत्तराखंड को यूपी से अलग करा था, और जो मुद्दे थे वही तो मुद्दे हैं जिसपे कि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने साबित करके दिखाया दिल्ली में। अगर रोजगार की बात है तो उत्तराखंड में तो रोजगार के इतने ज़्यादा संसाधन हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल, आपने बोला दून स्कूल, यहाँ तो सबसे अच्छे स्कूल गवर्नमेंट के बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? जब दून स्कूल रेप्लिकेट करने के लिए, जब दिल्ली का मॉडल रेप्लिकेट करने के लिए, यहाँ तो बिजली पैदा होती है। सच में स्कूल नहीं है यहाँ पे? जो है इसको बोलते हैं ऊर्जा प्रदेश। गंगा नदी हमारी है जी, टिहरी डैम जो है जो सबसे ज़्यादा बिजली देता है वो हमारी ज़मीन के ऊपर है। यहाँ पे बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं। दिल्ली जैसी जगह जहाँ नदी भी नहीं है और जहाँ डैम भी नहीं है वहाँ बिजली मुफ्त हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो वादे थोड़ी है, यहाँ तो हकीकत में और साबित करने वाली चीज़ें हैं। अरविंद जी, जैसे मैं डिबेट में कहता हूँ, लास्ट एंडिंग 30 सेकंड्स टू यू, व्हाट्स योर स्टेटमेंट ऑन दिस ऑन कंप्लीट नेशनल पर्सपेक्टिव? मैं उत्तराखंड के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। इन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दोनों पार्टियों ने। और 5 साल दोगे ऐसे ही चलेगा, ढर्रा कुछ बदलने वाला नहीं है इन पार्टियों को अगर और 5 साल दिए। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे के देखिए। हमने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं, उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर काम ना करें अगली बार वोट मत देना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे दिल्ली के अंदर लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को भूल गए, उनको वोट ही नहीं देते, 5 साल के बाद उत्तराखंड के अंदर आप भी इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। इतना अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। दैट वाज अरविंद केजरीवाल। बट अरविंद जी, दिल्ली में एमपी अभी भी शायद बीजेपी के बन गए थे ना पिछली बार? एमपी उनके बीजेपी के हैं, तो दिल्ली के वोटर ने वोट किया होगा। वो किया है, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में वो नैरेटिव, हाँ, नेशनल पर्सपेक्टिव में वो नैरेटिव नहीं है भाई। हम नेशनल लेवल पे एक वोटर सोचता है। अरे अब आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप यहाँ बैठे हैं, गोवा में आप जाते हैं, यूपी में आपके आदमी है, अब तो आप भी नेशनल पार्टी हुए। तो देखते हैं अगली बार क्या होता है। सो दैट वाज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर जो वादा कर रहे हैं एंड ऑन रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो वोट मत करना। कर्नल कोठियाल एंड अरविंद केजरीवाल, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू रिपब्लिक। थैंक यू सर।